गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके सजीव जगत की डाइवर्सिटी या विविधता इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने कुछ सजीवों के लक्षण के बारे में इससे पहले डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे उसी का पार्ट 2, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स या वर्गीकी के बारे में बात करेंगे। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकी क्या है और नामांकन कैसे किया जाता है। इसका सबसे पहला पार्ट है डोमेन्स ऑफ लाइफ। जीवन के 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं और उसके बारे में हमें किसने बताया। पहले हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट थे W.H. विटाकर। इन्होंने लाइफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। लेकिन बाद में वाइड स्टडीज के बाद में कार्ल वूस एंड फॉक्स इन्होंने 1978 में बताया सेल्स 3 तरीके के होते हैं। पहले आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा, और इन्हीं को इन्होंने डोमेन्स ऑफ लाइफ कहा। What is domains of life? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पर हमने जीवन के 3 डोमेन्स को डिवाइड कर दिया। आर्कीबैक्टीरिया ये एंशिएंट टाइप के सेल्स होते हैं। एंशिएंट सेल्स होते हैं, बहुत पुराने प्रकार के, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आर्कीबैक्टीरिया ही, जैसे साइनोबैक्टीरियाज, no nucleus is present, सेल वॉल भी नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं यूबैक्टीरिया, जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स हैं तो ये वो सेल्स हैं जिनमें फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होती, सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती हैं। और एग्जाम्पल है इनका बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गीज। यूकैरियोटा ये प्रोमिनेंट यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में इंक्लूड होते हैं। वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनलीज के डिस्टिंक्टिव फंक्शंस होते हैं। तो ये हो गए यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम लोग बात करते हैं इन तीनों तरीके के सेल्स के बेसिस पर जब हमने लाइफ को पहचान लिया तो उस लाइफ को पहचान करके हमने क्या नाम दिया, कैसे उनको डिफाइन किया, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्योंकि इतने सारे एनिमल प्लांट्स हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं कि सबको सिर्फ उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर पहचान पाना, उनको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। तो उनके कुछ खास कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमने उनको रैंकिंग दे दिया और रैंकिंग के बेसिस पर हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस होता है हर जीव को उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पर पहचान लेना और एक स्थित पोजीशन दे देना। तो जो उसको पोजीशन दी जाती है दैट इज नोन एज टैक्सॉन और टैक्सास। ये जो टैक्सॉन्स होते हैं ये
इनका काम होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर अपने एक स्पेसिफिक ग्रुप में इंक्लूड करना, और दैट इज नोन एज टैक्सोन। क्लासिफिकेशन जो होता है ये भी हमारे पास एक होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक, और चौथा फेनेटिक। फाइलोजेनेटिक एंड फेनेटिक जो है अब ये न्यूली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और जो सर्वमान्य है, जो हर एक कैरेक्टर के बेसिस पर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको अलग करके और जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं उनको अलग करके उनके बेसिस पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार किया गया है, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइलोजेनेट या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसके बाद अभी हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन हिरार्की। हिरार्की का मतलब होता है डिफरेंट टेक्सॉन्स को उनके अपवर्ड से लोअरवर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफाई करना। जैसे जितने भी एनिमल्स होते हैं और जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनकी जो हिरार्की होती है, क्लासिफाई करने की जो हिरार्की होती है, वो सबसे पहले किंगडम, इसके बाद फाइलम, यहाँ डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। बड़े से छोटे की ओर। किंगडम में हम उन एनिमल्स को या उन प्लांट्स को रखते हैं जिनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे अगर हमने प्लांट कहा, तो प्लांट होने के लिए उसके सेल्स में सेल वॉल का होना ज़रूरी है, उसके अंदर प्लास्टिड्स का होना ज़रूरी है, उसके अंदर बड़े वैक्यूल्स का होना ज़रूरी है। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाया जाएगा, जिन भी ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स पाए जाएंगे, उनको हम किंगडम प्लांटी में रख देंगे। इसी तरीके से किंगडम एनिमेलिया होने के लिए गोल्जी बॉडीज़ का होना ज़रूरी है। किंगडम एनिमेलिया का होने के लिए प्लांट सेल वॉल का एब्सेंट होना ज़रूरी है। तो ऐसे बेसिस पर हमने सेल्स को कैटेगराइज कर दिया किंगडम एनिमेलिया में, और उन्हीं के बाद हर एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम, हर एक फाइलम में बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे ऑर्डर्स में फैमिलीज में जीनस, और जीनस में स्पीशीज आते हैं। जब हम स्पीशीज के बारे में बात करते हैं तो स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वो जगह है जहाँ से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लास्ट करते हैं कि उसकी जो स्पीशीज होगी वो क्या होगी, उसके बेसिस पर उसकी पहचान होगी। तो इट इज़ द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए हमने उसको एक प्रॉपर हिरार्की देना ज़रूरी होता है। उसी हिरार्की के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं? जनरली हम लोग दो तरीके क्लासिफिकेशन जानते हैं, बायनॉमियल क्लासिफिकेशन एंड ट्राइनॉमियल क्लासिफिकेशन। बायनॉमियल का मतलब होता है बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नाम देना। हिंदी में कहते हैं नामांकरण, द्विनाम पद्धति। ये बाई मीन्स द्वि और नॉमियल मीन्स नामांकरण।
दो नामों के द्वारा जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नामांकित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। ये सबसे पहली बार कार्ल वॉन लिनियस ने प्रपोज किया था। इन्होंने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए पहला नाम हम उसका जेनेरिक नाम रखते हैं और दूसरा नाम उसका स्पेसिफिक नाम रखा जाता है। मींस दो नामों से मिलकर बना होता है, पहला उसका जेनेरिक नाम और दूसरा उसका स्पेसिफिक नाम। इसी के बेसिस पर इन्होंने अपना भी नाम चेंज करके कैरोलस लिनियस कर दिया। इन्होंने अपना भी द्विनाम पद्धति के आधार पर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर अपना भी नाम कैरोलस लिनियस कर लिया था। बाइनोमियल का मतलब दो नामों से मिलकर बना होना, पहला नाम जेनेरिक नहीं होता है और दूसरा नाम स्पेसिफिक नहीं होता है। ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन में हमेशा उसकी वैरायटी का नाम जो होता है वो तीसरे संदर्भ में लिख दिया जाता है, दैट इज नोन एज। तीन नामों से मिलकर बना हुआ हो तो वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हमारे दिमाग में आते हैं कि वो रूल्स क्या होने चाहिए, किस बेसिस पर हम किसी भी जीव का नामांकन करते हैं। तो उसके लिए इंटरनेशनली कुछ रूल्स डिजाइन किए गए और इसको नाम दिया गया इंटरनेशनल कोड for number 1 botanical nomenclature, number 2 zoological nomenclature, number 3 bacterial nomenclature, number 4 viral nomenclature, और इन सबको शॉर्ट में कहा गया ICBN, ZN, ICZN, IC and ICV। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का मतलब जितने भी प्लांट्स को नाम दिया जाएगा वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में उनके रूल्स को फॉलो करके दिया जाएगा। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एनिमल्स को, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर में सारे बैक्टीरियाज को और वायरल नोमेनक्लेचर में सारे वायरसेस को। तो इनके द्वारा जो लॉस प्रपोज किए गए, इन सारे इंटरनेशनल कोड्स को ही फॉलो करके हम किसी भी चीज़ को नाम दे सकते हैं। अब वो रूल्स क्या थे, वो पॉइंट्स क्या थे जिनको बेसिकली फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहला रूल है, सबसे पहली बात है कि जब भी किसी चीज़ को नाम दिया जाता है वो दो बाइनोमियल फॉर्म में दिया जाता है या ट्राइनोमियल फॉर्म में दिया जाता है। या तो दो एपिफाइट से मिलकर बना होता है या तीन, जिसमें पहला नाम जेनेरिक होगा और दूसरा स्पीशीज का होगा, और अगर ट्राइनोमियल है तो वैरायटी का होगा, लेकिन वैरायटी के नाम को ट्राइनोमियल में वैरायटी का। ठीक। दूसरी चीज, जितने भी नाम होते हैं जब हम उनको लिखते हैं तो हमेशा वो नाम जो होंगे वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जब कॉपी पर बुक पर छपे हुए होंगे तो इटैलिक फॉर्म में होंगे, और जब उनको हैंड रिटन लिखा जाएगा तो हमेशा अंडरलाइन करके लिखा जाएगा। हैंड रिटन फॉर्म में होंगे तो उनको अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे मैंगो का नाम होता है मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा में मैग्निफेरा को अलग अंडरलाइन और इंडिका को अलग अंडरलाइन। इसी तरीके से
ये जो भी नाम दिए जाएंगे वो सब लैटिन में दिए जाएंगे या ग्रीक में दिए जाते हैं। ग्रीक वर्ड से या लैटिन से उनका ओरिजिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे कोई भी नाम में क्लैशिंग ना हो। लैटिन वर्ड का या ग्रीक वर्ड अगर होगा तो उसका जो मीनिंग एक जगह होगा वही सारे विश्व में माना जाएगा। उन मीनिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उन मीनिंग्स को हम फर्दर किसी और वर्ड से क्लैश नहीं कर सकते। इसलिए हर एक उसको नाम देने के लिए हमें लैटिन लैंग्वेज का या फिर ग्रीक लैंग्वेज का ही यूज़ करना होगा। जब भी किसी नाम को लिखा जाता है, जब भी किसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल और स्पीशीज का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या वैरायटी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो स्मॉल ही यूज़ किया जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग का नाम है होमो सैपियंस, सैपियंस। होमो इसका जेनेरिक नेम अंडरलाइन कर दिया, सैपियन इसका स्पेसिफिक नेम अंडरलाइन कर दिया और फिर सैपियन इसका वैरायटी नेम जिसको कि हमने अंडरलाइन कर दिया। लेकिन होमो का एच कैपिटल, सैपियन का स्मॉल और सैपियंस का भी एस स्मॉल। मीन्स जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ स्पीशीज स्मॉल एंड फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ वैरायटी विल बी आल्सो बी स्मॉल। जब भी हम जब भी कोई साइंटिस्ट किसी भी उसको नाम देगा तो उस साइंटिस्ट का नाम इस नाम के बराबर ब्रैकेट में लिखा जाएगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिश होगा। मीन्स इंटरनेशनल कोड में एक बार लिखने के बाद में वो नाम उसी साइंटिस्ट के नाम से रजिस्टर हो जाएगा, दूसरा साइंटिस्ट उस पर वर्कआउट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि जितने भी नाम रखे जाते हैं इनके एक बार लिखने के बाद इनको चेंज नहीं किया जा सकता। इनको किसी भी कैरेक्टर के आधार पर इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इनको उसी कोड के आधार पर फॉलो करना होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पर हम किसी भी वनस्पति को, किसी भी एनिमल को, किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी वायरस को उसके नाम दिए जाते हैं, जिन कोड्स को फॉलो करके ही आप इसमें इंटरनेशनल संहिता में इसको रजिस्टर कराना होता है और रजिस्टर कराने के बाद में वो नाम वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। अब इन नामों को देने की ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसा क्या नीड होती है कि जो क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जनरली जैसे अगर हम ये देखें कि अगर मान लीजिए हम लोकल इंडिया में भी रहते हैं, हमारी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, हर एक कम्युनिटी में हर एक वर्ड को अलग अलग नामों से प्रोनाउंस किया जाता है और एक ही नाम के कई सारे मीनिंग्स भी हो सकते हैं। तो उस सारी क्लैशिंग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जिसको सिर्फ लैटिन भाषा में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हम बात कहें किसी भी एक लैंग्वेज की, उसमें एक ही वर्ड के 2-3 मीनिंग हो सकते हैं, तो उन डिफरेंसेस को नेगोशिएट करने के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जिसमें जब भी कभी नाम दिया जाएगा तो वो उसी लैंग्वेज के थ्रू दिया जाएगा। अब ये क्लासिफिकेशन की नीड आई इसलिए कि हम बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स को ईजिली एक बार में उठा करके उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के आधार पर स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको उनके जनरल बेसिस पर हम उनको उसकी हिरार्की में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हिरार्की में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अगर हम किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना चाहें तो उसको उसकी जो साइंटिफिक नेम है उसके थ्रू हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, अब बात करते हैं कुछ एक प्लांट और एक एनिमल के क्लासिफिकेशन को कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए हम सरसों की बात कर रहे हैं, मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, तो किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, एंजियो देखिए प्लांटी होने का मतलब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है एंड सो ऑन। एंजियोस्पर्मी होने का मतलब इसमें कॉटिलिडन्स पाए जा रहे हैं, डाइकोटिलिडन्स पाए जा रहे हैं,
एंजियोस्पर्मिक होने का मतलब जिनमें सीड्स के ऊपर फ्लैप प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसके बाद क्लास डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी का मतलब होता है जहां पर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं। ऑर्डर पैराइटेल्स, फैमिली ब्रेसिकेसी, जीनस ब्रेसिका एंड स्पीशीज कॉम्पेस्ट्रिस। तो इस तरीके से हमने किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग टेक्सास में डिवाइड कर लिया और उन टेक्सास को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। फैमिली ब्रेसिकेसी, जीनस ब्रेसिका, कॉम्पेस्ट्रिस, ऑर्डर पैराइटिल्स, इनके बारे में अभी हम जो आगे वाइड चैप्टर्स हैं जहाँ क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे वहाँ पूरा स्टडी करेंगे। और इसी तरीके से ज़्यादातर जीवों को हम उनके कॉमन नेम के थ्रू नहीं बल्कि उनके साइंटिफिक नेम्स के थ्रू स्टडी करते हैं। जैसे मैंगो की बात करें, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, नीम एजिडेरेक्टा, इंडिका, या हम लाइन की बात करें पैंथेरा लियो। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बैक्टीरियाज को उनके साइंटिफिक नेम्स के थ्रू स्टडी करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं जिनमें उनके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ा जाता है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन हायरार्की क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन इस टॉपिक पे कर लिया। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे वायरस या डिफरेंट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट किंगडम्स की। जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमको प्रपोज किया गया है वो किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।